आज नया वर्ष है, मैं आप सबको मंगल कामनाएं देता हूं। 9 संवत्सर मंगलमय हो, सुख की धार अजस्र बहे, सर्वधर्म संभाव बढ़े और जन जन का सम्मान बढ़े। हो मधुर स्वप्न साकार सभी के, हो मधुर स्वप्न साकार सभी के और राष्ट्र का सम्मान बढ़े। नित नव प्रगति करें हम सब और राष्ट्र विश्व का नायक बने। नया डेट बदलने की प्रक्रिया को नया नहीं कहते, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य था कि हमारे यहां विदेशियों ने शासन किया और उन विदेशियों ने भारत का इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने हमारी संस्कृति को ही गिरवी कर दिया। और कहने को तो हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी संस्कृति हमारे देश के नागरिकों के मस्तिष्क से अभी भी स्वतंत्र नहीं हुई। हम अपनी संस्कृति पर गौरव अभी भी नहीं करते। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र का गौरव तब तक नहीं बनेगा जब तक वो अपनी संस्कृति पर गौरव करना ना सीखे। हमें आपको गौरव करना सीखना होगा। और आज मैं आपको जो 9 वर्ष के बारे में बता रहा हूं, तो आपको लगेगा कि हम अंग्रेजों से बहुत आगे हैं। दरअसल जो पृथ्वी पर जीव रहते हैं, मानव खासकर, उसके ऊपर पृथ्वी के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ 9 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो 1 जनवरी 1 AD से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ईसाइयों के आराध्य ईसा मसीह का जन्मदिन था। वहां से उन्होंने अपने कैलेंडर की शुरुआत कर दी और पहला दिन मान लिया सोमवार। सोमवार नहीं, मंडे कहें, सोमवार तो हमारा। अब मैं बताऊंगा कि ट्रांसलेशन हुआ कैसे। सो मतलब चंद्रमा। चंद्रमा को अंग्रेजी में कहते हैं मून। मून का एक ओ गायब कर दीजिए तो बन गया मंडे। ट्यूसडे जो आया वो उनके रोम के देवता हैं, उनके नाम पर पहले वो था TWE, वो बन गया बाद में TUES, ट्यूसडे बन गया। वेडनेसडे वहां के एक देवी हैं, उनके नाम पर है। थर्सडे थंडर के एक देवता हैं, खार, उनके नाम पर है। फ्राइडे उनकी एक देवी हैं, फ्रिजा, उनके नाम पर है। सैटरडे नहीं मिला उन्हें, तो शनि को इंग्लिश में भी सैटर्न कहते हैं, इसलिए वहां से सैटरडे आ गया। रविवार आप जानते हैं सूर्य के ऊपर है। सूर्य को हम लोग पर्यायवाची में रवि पढ़ते हैं, अंग्रेजी में भी सूर्य को SUN ही कहते हैं, इसलिए वो संडे हो गया। तो हमने जो सप्ताह के 7 दिन नाम रखे अपने कैलेंडर में, वो तो हमारे नाम नहीं हैं, वो तो ग्रहों के नाम हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में उन्होंने अपने देवताओं को पूजा है, इसलिए उसकी सीमित है। हमने तो ब्रह्मांड को ध्यान में रख के अपना कैलेंडर बनाया है। आप सबको पता होगा सूर्य के आसपास ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध, इसलिए बुधवार। सूर्य बुध के बाद शुक्र, इसलिए शुक्रवार। फिर पृथ्वी आया, फिर मंगल आया, मंगलवार। बृहस्पति आया, गुरुवार। शनि आया, शनिवार। अब हम पृथ्वी में रह रहे हैं। पृथ्वी के नाम पर कोई दिन नहीं था, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा के नाम पर हमने सोमवार बना दिया। और सूर्य चूंकि इस सृष्टि का मेन करता धरता है, इसलिए उसके नाम पर हमने रविवार बना लिया। दरअसल आज से 1,57,58,85,117 वर्ष पहले हमारी ये सृष्टि शुरू हुई थी। और जिस दिन सृष्टि शुरू हुई तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि
सृष्टि का निर्माण शुरू करिए। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ और उसी दिन से हमारा कैलेंडर भी शुरू हुआ। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा में सूर्य भी आए। पहले अंधकार था, यहाँ सूर्य आए तब प्रकाश आया। आप मुझे ये बताइए कि जब प्रकाश के साथ सृष्टि की शुरुआत हुई है तो फिर आधी रात को नववर्ष कैसे मनाया जा सकता है? अंग्रेजी नववर्ष में 12 बजे रात नववर्ष मनाते हैं। अंग्रेजी नववर्ष में 12 बजे रात नववर्ष क्यों मनाते हैं, उसका भी रीजन जान लीजिए। दरअसल मैंने कहा ना कि उनने सब कुछ हमारा ले लिया, हमारी गुलामी ने सब कुछ हमारा छीन लिया और उन्हें सब कुछ दे दिया। दरअसल दिन तो मैंने बता दिए कैसे निर्धारित हुए, अभी महीने में बताऊंगा। दरअसल लंदन के पास एक ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। वही देशांतर रेखा भारत के संदर्भ में 82.5 डिग्री की है पूर्व में। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसी के आधार पर विश्व की सारी घड़ियां तय होती हैं। लेकिन उसका मानक क्या है? लंदन का वो ग्रीनविच वेधशाला। वहां जब रात के 12 बजते हैं तो हमारे अपने देश उज्जैन में, ध्यान रखिएगा, सारा केंद्र उज्जैन है हमारे कैलेंडर का। उज्जैन में तब 5 के आसपास समय होता है, तो वो 12 बजे मनाते हैं। हम 12 बजे क्यों मनाएंगे सूर्योदय में? हम तो सूर्योदय में मनाएंगे। सूर्योदय से दिन की शुरुआत और रात खत्म होने के बाद जब अगला सूर्योदय आएगा तब अगला दिन। तो जब हम दिन की शुरुआत सूर्योदय से करते हैं तो फिर वर्ष की शुरुआत आधी रात से क्यों करेंगे? तो 1 जनवरी 1 AD को उन्होंने सोमवार माना, उसके बाद कैलेंडर शुरू किया। उनका जो कैलेंडर है वो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के करने के आधार पर है। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड में लगाती है। अब 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड को हमने छोड़ दिया और अंग्रेजी कैलेंडर ने 365 दिन का एक वर्ष निर्धारित कर दिया। अब ये 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड छूटते गए 3 साल तक। तो 4 साल तक जब ये छूटेंगे तो लगभग ये 24 घंटे हो जाएंगे, लगभग, पूरे नहीं, तो 24 घंटे हो जाएंगे। इसीलिए चौथे साल में हम एक दिन जोड़ देते हैं, और वो किस महीने में जोड़ते हैं? फरवरी में जोड़ देते हैं, और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। ये अंग्रेजी कैलेंडर की स्थिति है। लेकिन 24 घंटे पूरे नहीं हो रहे थे, तो उस कमी को दूर करने के लिए अंग्रेज ने क्या किया कि वैसे तो लीप ईयर आता कैसे है, किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करिए, जो अगर भाग चला जाए तो वो लीप ईयर। लेकिन सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड करने पर लीप ईयर नहीं होते। 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर नहीं है, 400 लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये 24 में जो थोड़ा सा समय बढ़ाया था उसको 100, 200, 300 में एक दिन माइनस करके उसे एडजस्ट किया जाता है। अब 12 महीने हो गए अंग्रेजी कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में भी 12 है, भारतीय कैलेंडर में 12 महीने कैसे आए वो भी जान लीजिए। रोमन जो कैलेंडर है, जिसे आप अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, जिसे हम गर्व के साथ अपनाते हैं, उस कैलेंडर का पहला महीना जनवरी। जनवरी नाम कैसे आया? एक रोमन देवता है जेनेस, जिसे लैटिन भाषा में जनवरिया कहते हैं, वहां से जनवरी बन गया। फिर रोमन की एक देवी है जिनको फेब्रुअरिया कहते हैं, वहां से फरवरी आ गया। मार्च से मार्च बन गया, मई से मई बन गया, इसी तरह जून से जून बन गया। अब जब देवता घट गए तो फिर महीने का नाम कैसे रखें? तो वहां एक शासक हुए जूलियस सीजर, उनके नाम पर जुलाई आ गया। जूलियस सीजर के भतीजे हुए अगस्त सीजर, उनके नाम पर अगस्त आ गया। अब फिर घट गए, तो फिर सितंबर माने 7। अब आप अपना कैलेंडर शुरू होता है चैत से, वहां से 7वां महीना जोड़िए, सितंबर आएगा।
उनके कैलेंडर में 7 कहाँ, वो तो 9वां है। फिर अक्टूबर का 8, नवंबर का 9 और दिसंबर का 10। दसम बोलते हैं अब संस्कृत में दिसंबर उसको, तो दिसंबर का 10 हो गया। तो वो तो हमारे से मैच कर रहा है, ये उनका कैलेंडर हुआ। कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा 31 का होगा, कोई वैज्ञानिक काम नहीं हुआ उसमें। और अगर 28 का महीना किसी को करना भी था तो वो किसको करना चाहिए था, दिसंबर को, बीच में गुजर दिया वहां फरवरी में। अब देखिए अपनी कॉपी कैसे हुई वहां। भारतीय जो कैलेंडर है वो क्यों ज्यादा वैज्ञानिक है, इस पर चर्चा करें। आप दिसंबर के समय का आकलन करिए, 30 दिसंबर को ले लीजिए वही समय, 29 को ले लीजिए वही समय, अच्छी खासी ठंड, कोहरा। एक को क्या परिवर्तन होता है, डेट बदलने के अलावा बताइए आसपास क्या परिवर्तन देखते हैं हम? कोई परिवर्तन नहीं। अब आप अपने कैलेंडर पे आ जाइए। हमारा कैलेंडर दरअसल 3 तरह के वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है सावन वर्ष, जो 360 दिन का होता है, उसमें हर महीना 30 दिन का होता है। एक कैलेंडर होता है, एक वर्ष होता है चंद्र वर्ष, जो चांद की पृथ्वी पे परिक्रमा के आधार पर तय होता है। वो कैलेंडर, वो वर्ष होता है 354 दिन का, मोटा मोटा, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 354 दिन का। और जो सूर्य की गति के आधार पर जो कैलेंडर होता है, जिस पर अंग्रेजी कैलेंडर है, वो 365 दिन का होता है। अब देखो हमारा कैलेंडर साइंटिफिक कैसे है वो देखिए। अब भारतीय कैलेंडर जो है वो जब शुरू हुआ, वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखिएगा कितनी सारी विशेषताएं। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा यानी पहले दिन से भारतीय कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। और भारतीय कैलेंडर पहले एडी के पहले बीसी था, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं, ईसा के जन्म के पहले। तो जो बीसी था, उस बीसी में 57 साल पहले उज्जैन में एक राजा हुए जिनका नाम विक्रमादित्य था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भर्तृहरि उन्हीं के भाई थे। उन विक्रमादित्य ने आज ईसा से 57 वर्ष पहले यानी 57 बीसी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जिस कैलेंडर को शुरू किया, उसी कैलेंडर को हम विक्रम संवत कहते हैं, या उसी को पंचांग कहते हैं, या उसी को भारतीय कैलेंडर कहते हैं। अब वो जिस दिन शुरू हुआ उस दिन की महत्ता समझिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राम ने बाली का वध किया था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही कहते हैं बहुत त्रेता में राम का राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि इस पर कुछ लोग विवाद भी खड़ा करते हैं, पर ऐसा मानते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आरएसएस के संस्थापक माननीय हेडगेवार जी का भी जन्मदिन है। आप सोचिए, सिंधी समाज हित हो रहा है। सिख समाज के दूसरे धर्मगुरु अंगद देव का जन्म स्थान भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और इसके अलावा ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हैं उस दिन। दूसरा, चैत्र शुक्ल जिस दिन शुरू है उस दिन पृथ्वी जो हमें अन्न भी देती है और जीवन भी देती है, उसकी नवरात्र की शुरुआत होती है और हम दुर्गा के रूप में उस पृथ्वी की पूजा करते हैं। चैत्र शुक्ल की वो जो 9 दिन की नवमी है, उसके 9वें दिन हमारे आराध्य भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। और इसके अलावा प्राकृतिक महत्व समझिए कि जब चैत्र आने का समय होता है, उस समय मौसम में परिवर्तन आ जाता है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए हरे हरे कोमल पत्तों से पूरी प्रकृति आभूषित हो जाती है। सारे जगह नए पेड़ आ जाते हैं। मौसम में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और इतना खुशनुमा मौसम हो जाता है कि जैसे प्रकृति भी ये मान रही हो कि मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। इतने सारे तथ्य हैं। और एक बात और, जब से यह भारत राष्ट्र है,
तब से लेकर आज तक इतनी प्रगति के बाद भी भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, और भारत की जो विशिष्टता थी उसमें किसानों का एक बड़ा योगदान होता था। उस विशिष्टता के कारण ही भारत पूजा जाता था। उन किसानों की फसल आने का आगमन शुरू हो जाता है। इतनी सारी विशेषताएं हैं 9 वर्ष के साथ हमारे। अब भारत में 9 वर्ष की जो शुरुआत होती है वो चैत्र से होती है। चैत्र शुक्ल के जो 15 दिन हुए उसका शुक्ल पक्ष का 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन के। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है वही पूर्णिमा कहलाता है। उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और फिर उसका अंतिम दिन जिस दिन होता है उसी को अमावस्या कहते हैं। मतलब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से अमावस्या तक में 1 महीने हो गया। फिर चैत्र के बाद बैसाख आया, जेठ आया, आषाढ़ आया, सावन आया, भादव आया, कुंवर आया, कार्तिक आया, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। लेकिन अब सूर्य के अनुसार गणना करता है अंग्रेजी का कैलेंडर। हिजरी संवत जो चलता है, जिसे इस्लाम मानता है, वो केवल चंद्रमा के आधार पर गणना करता है। हमारा जो कैलेंडर है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों को पकड़ता है। देखिए कैसे हम चंद्रमा के आधार पर महीने का कैलकुलेशन करते हैं, और 12 महीने का जोड़ हमारा 354 के आसपास आता है। 354 से थोड़ा अधिक, तो 365 में अगर उसे माइनस कर दीजिए तो लगभग 11 दिन बचते, 11 से थोड़ा कम। तो हमारा जो ईयर होता है वो 354 का होता है। अब हमें सूर्य की गति से मिलाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो जितने दिन घट गए या अधिक हो गए उनको क्या करते हैं, हम इन्हीं को इकट्ठा करते हैं, और यही जब 3 साल में इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं अधिक मास, या इन्हीं को कहते हैं मल मास। महीनों के जो बचे हुए कचड़ा दिन हैं उन्हीं को इकट्ठा करके मलमास बना। तो मलमास ने भगवान विष्णु से शिकायत की कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे महीने में ना कोई पूजा होती, ना कोई शुभ कार्य होता, और इनका कोई राजा भी नहीं होता। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलिए मलमास के राजा हम, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और उस समय विष्णु भगवान की पूजा होती, शुभ कार्य भले ना हो लेकिन पूजा में विशेष पुण्य मिलता है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहते हैं। तो 3 सालों में हमने सूर्य की गति के आधार पर कैलेंडर को मिला दिया। इतनी सारी वैज्ञानिकता हमारे कैलेंडर में छुपी हुई है, और हम उस कैलेंडर को जान ही नहीं रहे। हमारे यहाँ आप जितने त्योहार देखते हैं, उन त्योहार देखने के लिए आप अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि भले देखते हो, लेकिन वो त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर नहीं निर्धारित करता। वो त्योहार ये हमारा पंचांग निर्धारित करता। पंचांग क्यों कहते हैं इसे? इसके 5 अंग होते हैं। तिथि, तिथि से मिला वार, वार से फिर नक्षत्र, नक्षत्र से फिर योग, और योग से फिर करण। ये 5 अंगों पर निर्धारित है, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। अब हमारा जो कैलेंडर बना, उस कैलेंडर में चंद्रमा की गति का विशेष महत्व है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो तारों के समूह को हम कहते हैं नक्षत्र, 89 तारा समूह है। लेकिन चंद्रमा जब परिक्रमा करता है पृथ्वी की, तो उसके पथ में केवल 27 नक्षत्र पड़ते हैं। उन्हीं 27 नक्षत्रों के आधार पर हम आकलन करते हैं कि कब वर्षा होगी, कब मौसम खराब होगा, कब ओला पड़ेगा, किसमें वर्षा नहीं होगी, सब उसी से निर्धारित करते हैं। कहीं मघा नक्षत्र है, ध्यान है आपको, कुछ अगर जानते हो। अब वो जो 27 नक्षत्र हैं उसमें ऐसा कहते हैं कि चंद्रदेव की वो 27 पत्नियां हैं, और 27 दिन की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा हर दिन एक पत्नी के यहाँ रुकते हैं और 27 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। तो उस नक्षत्र का भी विशेष महत्व है। अब हमारे जो महीने निर्धारित हैं इसके हिंदी कैलेंडर, उस महीनों के नाम भी हमने अपने राजा के नाम पे नहीं रखे। उन कैलेंडर के नाम हमने राजा को संतुष्ट करने के लिए नहीं रखे। वो सारे ब्रह्मांड के नक्षत्र हैं जिनको पूरा विश्व मानता है, उनके आधार पर हमने उनके नाम रखे हुए। तो हमारे कैलेंडर का जो आधार है
वो उस ब्रह्मांड के सूर्य और चंद्र की गतियां हैं। उस ब्रह्मांड के सूर्य और चंद्रमा के गति करते समय जो नक्षत्र मिले उनके आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। तो फिर हमारा कैलेंडर ज्यादा ऐतिहासिक है या नहीं, ज्यादा वैज्ञानिक है या नहीं। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, हमने समय कहां से निर्धारित किया? ग्रीनविच मेरिडियन से। हमारा जो पुराना कैलेंडर समय निर्धारित होता था वो उज्जैन से। अब समस्या देखिएगा, वहां के कैलेंडर से समय निर्धारित है, वहां के ग्रीनविच मेरिडियन से। इसलिए भारत में पूर्व और पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब जब पूर्वोत्तर में सुबह के 8 बजेंगे तब पश्चिम में सुबह के 6 बजे। अब देखिए इसका नुकसान देखिए, वहां भी जो ऑफिस शुरू होते हैं वो 10 के बाद ही शुरू होते हैं, लेकिन वहां सूर्यास्त पहले होता है। तो ऑफिस शुरू हुआ 10 बजे ही, सूर्यास्त हो गया पहले, तो काम के जो घंटे हैं वो क्या हो गए? कम हो गए। यही स्थिति पश्चिम में सूर्योदय हुआ बाद में और बाद में हुआ, और सूर्यास्त मान लीजिए वो भी बाद में होता है, लेकिन समय के घंटे कम हो गए। पहले उज्जैन से सारा कुछ निर्धारित होता था। आप कभी सोचिए 1719 में उज्जैन में एक राजा हुए सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने वेधशाला का निर्माण कराया था 1719 में। और आपने कभी सोचा कि उज्जैन में जो शिव भगवान हैं उनका नाम महाकाल क्यों है? क्यों? क्योंकि काल वहीं से निर्धारित होता है। काल यानी समय वहीं से निर्धारित होता था पूरे विश्व का, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया। और 12 ही महीने हैं और 12 ही ज्योतिर्लिंग। उन महाकाल, अब ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं वो भी वहीं से हैं, तो शायद उज्जैन का वो खोया हुआ गौरव वापस लाने का प्रयास करें। चाहिए ये कि भारत में कम से कम 4 टाइम जोन हों और हर टाइम जोन के आधार पर कार्यालय चलाए जाएं, जिससे भारत की प्रगति ज्यादा तीव्र गति से। अब संवैधानिक समस्या सुनिए। मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं वो ईसाई धर्म का कैलेंडर है और उनके ही देवताओं के नाम है, और पूरा भारत देश उसे मान रहा है। कहीं धर्मनिरपेक्षता आने नहीं जा रही, कोई सेकुलरिज्म समस्या नहीं है। और ये भारत का जो कैलेंडर है ये उस कैलेंडर के 57 साल पहले का कैलेंडर है, और कह दीजिए कि इसे लागू कर दिया जाए तो सेकुलरिज्म समस्या बन जाए। कैसा सेकुलरिज्म? जो कैलेंडर इस भारत भूमि में पैदा हुआ, इस भारत भूमि में उस कैलेंडर के आविष्कार के 57 साल पहले से है, इसीलिए उसका समय निकालने के लिए इस ईयर में 57 जोड़ते हैं। देखिए 2024 में 57 जोड़ दिए तो 2081 आ जाएगा। 2081 विक्रम संवत, और इस वर्ष के राजा मंगल हैं और जो मंत्री हैं वो शनि हैं। तो वो 57 साल पहले का कैलेंडर है, हमारी भारत भूमि के अनुरूप है वो कैलेंडर, यहाँ की प्रकृति के अनुरूप है और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप है। फिर भी इस कैलेंडर को हम अपना नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि संविधान लिखते समय जो चीजें शामिल हो गई वो सब सेकुलर है। अब शामिल करिए तो सेकुलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उस पे बाधा आ जाएगी। क्यों बाधा भाई? अगर हम आज हिंदू धर्म के लिए कोई नई चीज आविष्कृत करके लागू करना चाहें तब तो ठीक है, हम सांप्रदायिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज यहाँ बहुत पहले से चल रही है और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप है, उसे लागू करने में क्यों बाधा होनी चाहिए? दूसरी बात, आदिवासी समाज है हमारा, मैं इस टॉपिक से जुड़ा है इसलिए चर्चा कर रहा हूं। अभी एक फैसला आया है रूपा बनाम तेजस, उसमें उसने त्रिपुरा हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया, उसने कहा कि आदिवासी अगर हिंदू धार्मिक विधानों से शादी करता है और हिंदू धार्मिक विधान के अनुसार ही जीवन यापन करता है, फिर भी उसे हिंदू नहीं माना। उसने अपने
मर्जी से हिंदू धर्म के अनुसार शादी किया, अपनी मर्जी से हिंदू धर्म के अनुसार जीवन यापन कर रहा है, फिर भी उसमें हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा। और वही आदिवासी जनरेशन तक, हमारी जो नई जनरेशन, देखिए शिक्षा व्यवस्था का किसी राष्ट्र की मानसिकता निर्धारित करने में, किसी राष्ट्र के युवाओं का चरित्र निर्धारित करने में बहुत बड़ा योगदान है। मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो उसका जब मस्तिष्क फ्रेम करता है, जब मस्तिष्क उसका शेप आकार लेता है, उस दौरान उसे बताया ही नहीं जाता कि हमारा अपना भी कैलेंडर है जो इससे ज्यादा साइंटिफिक है। और जब एक बार कोई चीज मस्तिष्क में बैठ जाती है तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वही इसके साथ भी हो रहा है। अगर हम आप सब चाहते हैं कि हमारी संस्कृति हमारी नई युवा पीढ़ी तक पहुंचे, तो हमारी संस्कृति के इन पहलुओं को पहले हमें जानना होगा। हम भी नहीं जानते, हम भी केवल इतना जानते हैं, पेपर ऊपर में पढ़ लिया कि आज से 9 वर्ष शुरू हो गया, और पढ़े लिखे टीचरों से भी, पढ़े लिखे कार्यालय वालों से भी पूछ लीजिए कि 12 महीनों के नाम बता दीजिए। एक मेरा छात्र है, वो ज्योतिष करता है, मुझे आज व्याख्यान देना था तो मैंने उस पर थोड़ा डिस्कशन करना चाहा, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम 12 महीनों के नाम, है ज्योतिषी। ये स्थितियां, तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी हिम्मत की, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा लगाई और इस कार्यक्रम को रात के अंधेरे से नया साल उस सूर्य की पूजा से ही शुरू होनी चाहिए जिसके प्रकाश ने ही इस सृष्टि को जन्म दिया। नया साल उस शान की पूजा के साथ ही, अनाज में वो रस नहीं आता जिसको खाकर हम अपनी क्षुधा बुझा सकें। नया साल सूर्य की उस ऊर्जा को प्रणाम करते हुए होना चाहिए। अर्धरात्र में नशे में भौड़ा प्रदर्शन करते हुए और हर 9 वर्ष में हमारे राष्ट्र के न जाने कितने हुआ एक्सीडेंट। Picture of the room is the picture of the mind by which it is settled.